स्वागत करें, प्यार भरी मुस्कुराहट और जोरदार तालियों से बारंबार स्वागत करें। तो स्वागत की वित्त मंत्री महोदया श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को तालियों की गड़गड़ाहट लगातार मिलती रहनी चाहिए जब तक हमारे बीच यहाँ इस तरह न पधारे। उनके शब्दों से आज हम सभी को ये अवसर मिल रहा है कि हम उन्हें सुनने जा रहे हैं। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। विराजमान अनिका गुर्जर जी, श्रवण बगड़ी जी, प्रमोद वशिष्ठ जी, राजू भंगोड़ी बाबा जी, सुरेश गर्ग जी और नरेश हारिक जी और जयपुर के वरिष्ठ उद्योगपति, वाणिज्य क्षेत्र में जो वरिष्ठता रखते हैं, महिला और बहनों, माता, सभी लोग को मेरा नमस्कार। I always say this, कोशिश करती हूँ हिंदी में बात करने के लिए, थोड़ा एंटरटेनिंग होगा। मेरा हिंदी से इनका तमिल बहुत अच्छा लगेगा, फिर भी क्षमा करिए, मैं कोशिश करती हूँ। राजस्थान एक वीर भूमि है। जब भी मैं इधर आती हूँ, प्रेरणा स्रोत हमारे बहुत सारे ऐसे राणा संगा से लेकर के महाराणा प्रताप से लेकर के हर एक को मैं नमन करती हूँ, क्योंकि इतनी त्याग तपस्या उनके कारण भारत आज अटूट रह रही है और उनका बलिदान हम कभी भूल नहीं जा सकते। और जैसे कि कहा गया, नवरात्रि के पर्व में आप सबको शुभकामनाएं। I always consider Rajasthan has stood out for ideologically for me. मैं इससे पहले जहाँ प्रबुद्धजन से दूसरी क्षेत्र में मिली, जयपुर में ही, उधर भी इसका जिक्र नहीं किया, मगर मैं जरूर अभी आपके सामने जिक्र करना चाहती हूँ। बीजेपी के सरकार और बीजेपी के फॉर्मेशन से पहले सरकार का फॉर्मेशन एक है, बीजेपी पार्टी का फॉर्मेशन दूसरा। इससे पहले से ही राजस्थान के जनसंघ के लीडर्स और मुख्यतः मैं पर्सनली I'd like to pay my respects to माननीय भैरव सिंह शेखावत। Even when it is impossible, it was impossible to dream that BJP will come to power once. There will be leaders like Shekhawat ji who give us guidance. इतना सपना भी जब देखना मुश्किल था, उस समय he stood out as to how it is possible जनसंघ और बीजेपी की आइडियोलॉजी के साथ हम कैसे राजनीति में आगे आ सकते हैं। इसीलिए I have that special one little additional attachment to Rajasthan, because we have looked up, at least in the south, we have looked up to Manya Bairam Singh Shekhawat ji, and I can never forget that very hot day in May when we came to pay his honest passing away, अंतिम respects pay करने के लिए जब आप आए थे, और we were part of a large gathering. So those are the kind of leaders which Rajasthan has always provided. And इधर आने से पहले मैं कोयम्बटूर में, तमिलनाडु में और तमिलनाडु में अन्य क्षेत्र में भी कैंपेन के लिए गई थी, और मेरा कोयम्बटूर में लास्ट एंगेजमेंट वॉज विद राजस्थानी समाज। बहुत बड़ा समाज है कोयम्बटूर में, और उनके योगदान राजस्थान के
समाज के योगदान महत्वपूर्ण पुराना है और बहुत ही स्पष्ट इम्पैक्टफुल कंट्रीब्यूशन है। इसलिए सिर्फ तमिलनाडु, सिर्फ कोयम्बटूर में नहीं, कहीं भी मैं जाती हूँ नॉर्थ ईस्ट में और साउथ में, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो या तमिलनाडु, particularly for trade and commerce, the presence of Rajasthanis has always brought in that element of nationalism. बिजनेस तो बिजनेस है, सब कर रहे हैं, मगर साथ ही साथ नेशनलिज्म को बिल्डअप करने वाले लोग राजस्थान से होते हैं। इसलिए मैं सब जोड़ती हूँ कि हर राजस्थानी, चाहे कुछ भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या ट्रेड एंड कॉमर्स में है या मैन्युफैक्चरिंग में, बहुत बड़े इंडस्ट्रियल लीडर्स भी आज राजस्थान से। आप सबके ये एक फीचर और क्वालिटी के वजह से बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग हो या कुछ भी एक्टिविटी हो, आपके contribution goes along with nationalism, and therefore you carry a very big responsibility in bringing that togetherness in this country. So you have a big role to play, and मैं मानती हूँ इस लोकसभा चुनाव के बाद भी इधर से आने वाले लोकसभा सांसदगण भारत के आने वाले 25 इयर्स का एजेंडा में बहुत बड़ा और अहम रोल प्ले करेंगे। उसके लिए मैं सबका धन्यवाद। हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो रिलीज होने के बाद मैं आपके सामने बात कर रही हूँ, इसीलिए उससे मैं शुरू करती हूँ कि हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ पिछले 10 साल में जो हमने कर दिखाए, प्रधानमंत्री मोदी जी के कमिटमेंट के वजह से, और इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण से कोई कुछ निर्णय लिया नहीं कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार है भाई छोड़ो उसका, नहीं, तमिलनाडु में कुछ और पार्टी का सरकार है भैया इसलिए कुछ करना नहीं है, ऐसे राजनीतिक नजरिया से ना देखते हुए हर प्रोग्राम हर राज्य को पहुंचना है, और जहां उधर स्पेशली कुछ पर्टिकुलर एरियाज के लिए ध्यान देना है, ये सब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया। और उसमें स्पेशली 2 पॉइंट आपके सामने रखना चाहते हैं। चाहे कोई भी नेता हो, पिछले 50-60 साल में एक प्रोजेक्ट शुरू किया, फाउंडेशन स्टोन ले किया, अगर उसको कंप्लीट करने का 2014 में पावर में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी का वही था एक सिंगल आदेश कि जितने भी सालों तक प्रोजेक्ट्स वेट कर रहे उन सबको कंप्लीट करो। उसका श्रेय अगर कोई और को जाता है मुझे परवाह नहीं, देश का आगे बढ़ने में वो रुकावट वैसे भी लेके इसीलिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो शतकों से वेट, दशकों से वेट कर रहे हैं, वो सब प्रोजेक्ट के कंप्लीशन में आए। उसके कारण देश में लॉजिस्टिक्स इंप्रूव होता है, कनेक्टिविटी इंप्रूव होता है, बिजनेस करने का माहौल इंप्रूव होता है। सो ये एक पुराना पेंडिंग प्रोजेक्ट्स क्लियर करना, वैसे नया प्रोजेक्ट्स को भी 100% इंप्लीमेंट करना, फाउंडेशन स्टोन भी और कंप्लीशन भी, इनॉग्रेशन भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के समय भी ऐसे होने वाले बहुत सारे स्कीम्स आप देख पाएंगे। अगर इनॉग्रेशन नहीं हुआ, आने वाले 2-3 महीने के अंदर कंप्लीटली वो भी हो जाएगा। ऐसे ही स्पीड में प्रोजेक्ट्स नया को शुरू भी किया, कंप्लीट भी किया, वो सेकेंड। तीसरी एक फीचर 10 साल का कोई भी निर्णय पॉलिसी के तहत, कानून के तहत जो भी निर्णय दे रहे, इन सब में कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर एक बहुत बड़ा फीचर है। ये नहीं है कि दिल्ली में बैठ करके प्रधानमंत्री जी कुछ सोच विचार करके अपने आप कानून बना रहे हैं, नहीं, हर एक कानून का ड्राफ्टिंग स्टेज में ही विस्तृत रूप में देश भर का कंसल्टेशन होता है और इनपुट लेकर के हम उस कानून को तैयार करते हैं। मैं उदाहरण के नाते एक और नयापन जो हमने
प्रधानमंत्री जी के कहने पर 2019 में मेरे कार्यकाल में वित्त मंत्रालय से शुरू हुआ, तो ये है कि बजट ड्राफ्टिंग से पहले सबसे कंसल्टेशन होता है, हर वर्ग आकर के दिल्ली में बात करते हैं या ईमेल भेजते हैं या पब्लिक कंसल्टेशन के द्वारा या आपके चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इंफॉर्मेशन आता है, फिर बजट पेश होता है। पेश होने के बाद और पारित होने के, फिनांस बिल पारित होने के बीच में उस अंतराल में पूरे देश में घूमने के लिए आदेश प्रधानमंत्री जी ने दिया कि ओके यू प्रेजेंटेड द बजट, मगर जाओ अभी पूरे देश में बोलो कि आपके आने वाले फाइनेंस बिल में क्या फीचर्स है, बजट के द्वारा क्या क्या आपने प्रावधान कर रहे हो, ये सब हर रीजन में एक क्षेत्र में जाकर के, एक सिटी में जाकर के सबको बुलाकर बात करो और बात करके आना नहीं, वापस सिर्फ आना और कुछ नहीं करना, ये नहीं था। इंटेंशन ये था कि बात करो, इनपुट्स ले लो और उसके बाद बजट में या फाइनेंस बिल में कुछ अमेंडमेंट करना है। आपने एक रूप दे दिया, एक स्वरूप दे करके उधर रख लिया, मगर उसके बावजूद भी अगर ग्राउंड में फीलिंग है कि ये ठीक है, मगर इसमें 2 पॉइंट्स ऐसे बदलना है, तो सुनने के बाद आकर बदलो। सो द बजट इज नेवर फाइनल टिल इट इज पास्ड। ट्रेजरी बेंच के द्वारा ही अमेंडमेंट्स पेश करते थे ना 2019 से। मुझे याद है कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के 2-3 सदस्यगण उठ करके मेरे से प्रश्न पूछे कि 1 फरवरी बजट पेश कर रहे, फिर आकर के मार्च 2nd 3rd जब दोबारा सेशन में बजट सेशन में हाउस मीट होता है, तब ट्रेजरी बेंच के द्वारा ही अमेंडमेंट ले आ रहे हो, ये क्या तरीका है? वो उठ करके प्रश्न पूछते थे। तब मैं गर्व से ये बात बोली और रिकॉर्ड में आया कि मेरा गलती को करेक्ट करना नहीं, लोगों को क्या चाहिए ये सुनकर मैं आकर के उसको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। भाई इसमें कुछ और हर बजट के बाद ये अभी एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म हो गया है। ठीक है, बजट पेश कर दिया, सब लोग सुन रहे, और इससे ही दूसरे एक मैं परिणाम देख रही हूँ कि बजट के दिन सब लोग सुनते हैं, उसके बाद उसके ऊपर ध्यान नहीं है। ऐसे जो टाइम था उससे हट करके अभी लोग उसका अच्छा डिटेल में देखते हैं और इंतजार करते हैं कि बोलेंगे हम मिनिस्ट्री को ये सही नहीं है या इसमें ये परिवर्तन लेगा। सो पार्टिसिपेशन दोनों तरफ से बढ़ गया है। और ऐसे ही हर एक फेसलेस का टैक्सेशन के समय फेसलेस सिस्टम जो ले आया, उसके ऊपर जीएसटी के ऊपर कितने बार कंसल्टेशन और कितने बार लोगों का सुझाव लेकर के सिस्टम को और टेक्निकल वो जीएसटीएन का बदलाव जो करना है वो सब हम करते रहे। सो इन अदर वर्ड्स अभी मैनिफेस्टो आ गया, ऐसा मैंने शुरू किया और इस मैनिफेस्टो के आधारित आने वाले चुनाव के बाद जो कार्यक्रम होगा उसमें भी आप सबसे इनपुट लेकर के ही प्रधानमंत्री जी आगे ले जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जनता के लिए सेवा के लिए करते हैं काम, ना कि हमारे अपने घर के लिए या हमारे सेटिस्फैक्शन के लिए हम कानून बनाते हैं। इसलिए आई ऑलवेज वैल्यू participation of industry, participation of trade and commerce, so that we are aligned with your expectations. नहीं तो सरकार कानून बनेगी मगर उससे आपको मतलब ही नहीं लगता तो क्या करें? So we believe in the input taking and also amending accordingly. So I would appeal to you that for MSMEs, for trade and commerce, in particular, all that has been mentioned is something which you would want to have a look at from the manifesto. Give us your inputs. मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी, मगर एक याद दिलाती हूँ, पिछले 10 साल में एमएसएमई के संदर्भ में, ट्रेड एंड कॉमर्स के संदर्भ में, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, कॉमर्स मिनिस्ट्री हो
MSME इंडस्ट्री, पूरे के पूरे इंटरेक्शन चालू रखा। इसीलिए मैं एक उदाहरण के साथ I can put forward my thought that consultation is always useful for both government and for the participants. लॉकडाउन के समय MSME के इनपुट आने के बाद जब गवर्नमेंट के सॉवरेन गारंटी के साथ इमरजेंसी क्रेडिट लिक्विडिटी गारंटी स्कीम जो हमने इम्प्लीमेंट किया, डिसाइड किया, फिर आपके इनपुट से उसको थोड़ा कम एडजस्ट करके इम्प्लीमेंट किया और इम्प्लीमेंटेशन लिटरली एवरी डे मैंने बैंकों के साथ फोन में वीडियो कॉन्फ्रेंस में बैठ करके यू हैव नो राइट टू से नो। नो करने वाले MSME होंगे, कस्टमर होंगे, आप नहीं। और आप सभी आपके क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को मैसेज भेजो कि हम ECLGS आपके लिए रेडी रख रहे हैं, हाँ बोलो तो आपके अकाउंट में पैसा आए। ये मैं मानती हूँ एक अच्छा सा उदाहरण है कि ये when you need help, the government is there, and the way you need help, the government will give. And even afterwards, when tourism related लोग, hospitality related लोग बोले सबको कवर किया, हमें नहीं टच किया, फिर उनको भी वो एक्सटेंड किया है। अमाउंट भी 3 लाख करोड़ से ज्यादा वो गारंटी का अमाउंट हमने बढ़ाया। मैं जरूर ये कह सकती हूँ कि उसके कारण बहुत सारे MSME सरवाइव हुए और बाहर भी प्रॉब्लम से आए, उसके बाद उनके अपने ताकत से आज खड़े भी। सो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसी स्कीम की वजह से ही आप नहीं, just that little bit of hand holding has helped you to stand on your own because of your efforts. वो एक क्लासिक उदाहरण है हमारी वर्किंग प्राइम मिनिस्टर मोदी के लीडरशिप में हमारी वर्किंग का एक उदाहरण। सो मैं मानती हूँ इससे अभी ज्यादा ना बोलते हुए, यू हैव एन इंटरेक्शन प्लान, आई विल रिस्पॉन्ड टू पर्टिकुलर क्वेश्चंस। द नेक्स्ट 25 years will be very critical for India. आपने देखा 23-24 फाइनेंशियल ईयर में थर्ड क्वार्टर में पूरे हर एक क्वार्टर में 8% और मोर का ग्रोथ होगी। थर्ड क्वार्टर में 8.4% भी ग्रोथ हुआ, फोर्थ क्वार्टर में भी वो उसी स्तर का ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो ऑन एन एवरेज 23-24 का ग्रोथ उस लेवल पर ही चल रहा है, सस्टेनेबल ग्रोथ है। हम होप रख करके हमारे ऊपर ही आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं, जिससे पूरे दुनिया में जैसे पिछले 3 साल से लगातार हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रह रहे हैं, वैसे ही आने वाले सालों में भी रह सकते हैं। आज JP मॉर्गन के लिस्ट में हमारे लिस्टिंग पर, ब्लूमबर्ग में भी जनवरी 25 से लिस्टिंग हो रही है, FDI इस देश में बरकरार आ रही है और बॉन्ड मार्केट में भी हमारा स्तर ऊंचा है। और बॉन्ड मार्केट में हमारे परफॉर्मेंस ठीक रहेगा, पब्लिकली अवेलेबल फंड्स सिर्फ सरकार का बोरोइंग के लिए नहीं, प्राइवेट में बोरो करने वाले का भी वो पूल बढ़ जाता है। इसलिए क्राउडिंग के बाद हम बार बार बोलते हैं सरकार बोरो करने के लिए जो पूल है उससे कोई नॉर्मली बचता नहीं है, क्योंकि बॉन्ड मार्केट हमारा इतना डीप नहीं था, मगर मेहनत करके उस बॉन्ड मार्केट को डीप भी बनाया, वाइडन भी किया और विदेश से आज पैसा सरकारी सिक्योरिटीज का भी आ रहा है। इसलिए मैं मानते हूँ सस्ते में बैंक के द्वारा या मार्केट के द्वारा फाइनेंस अवेलेबल होगा, हमारे लिए होने वाले हैं और अप्रोक्सीमेटली 25 बिलियन का एक्सपेक्टेशन है सिर्फ JP मॉर्गन के द्वारा लिस्टिंग के द्वारा। और ब्लूमबर्ग
हर संभावना। हम अभी थोड़ा सामने आकर के रिस्क लेकर के बिजनेस को एक्सपैंड करना या नया इन्वेस्टमेंट करना या ये सोच लेना कि न्यू सेक्टर, सनराइज सेक्टर्स जिसमें गवर्नमेंट पीएलआई के द्वारा प्रमोट कर रही है कि देख लीजिए तीनों साल सिर्फ 3 साल में आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग, एप्पल फोन का मैन्युफैक्चरिंग और उनका कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इकोसिस्टम पूरे के पूरे भारत में, और इधर से एक्सपोर्ट 40% ऑफ ग्लोबल आईफोन मार्केट का मैन्युफैक्चरिंग इधर से एक्सपोर्ट के रूप में जाएगा। ये you wouldn't have imagined it 3 years ago. इसीलिए मैं बहुत सारे उदाहरण लेके आपका समय नहीं लेती हूँ, मगर जरूर आपका प्रश्न है तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। इकोनॉमिक पॉलिसी, लार्जर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, स्टेबल गवर्नमेंट, स्टेबल टैक्सेशन पॉलिसी और ट्रांसपेरेंट तरीके से गवर्नमेंट का टेंडर वगैरह, प्रोक्योरमेंट वगैरह होने के कारण आज भारत की इकोनॉमी के ऊपर विदेश में इतना रिकग्निशन है। लोग अभी आ रहे हैं इधर, हमारे जॉइंट वेंचर पार्टनर दिखाओ। एनआईए हमारे नेशनल सॉवरेन फंड के जैसे सिंगापुर में टेमासेक बोलते हैं, ऐसे हमारे फंड है एनआईए, उसमें आज पेंशन फंड दुनिया भर के आ रहे हैं। प्लीज पुट इट वेयर यू वांट। इसीलिए ये सोलर बिगेस्ट प्रोजेक्ट इधर राजस्थान में, रेयर एर्थ्स का प्रोजेक्ट, ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोजेक्ट, ग्रीन अमोनिया का प्रोजेक्ट, ये सब फ्यूचरिस्टिक है। आज आपको नहीं लगेगा कि क्या इससे क्या निकलने वाला, इतना फ्यूचरिस्टिक है। यू कैन सी दैट राजस्थान विल बी प्लेइंग अ बिग रोल फॉर 2047। विकसित भारत का फाउंडेशन इधर से निकल रहा है। रेयर अर्थ हो, ग्रीन अमोनिया, सोलर हो, big investments are changing the face of Rajasthan, but yet आपके cultural rootedness के वजह से, आपके tourism potential के वजह से, आपके cuisine के वजह से, आपके textile के वजह से, आपकी unique धरती की वजह से Rajasthan will stand out as a true representative of India. So इतना नहीं बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ जयपुर के एक ऐसे व्यक्तित्व को, बहुत ही सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी, व्यवसायिक कार्य की बात हो या समाज सेवा की बात हो, सबको साथ लेकर चलने वाले आज के हमारे इस औद्योगिक एवं व्यवसायिक संवाद कार्यक्रम के आयोजक एवं संयोजक श्री राजीव मगड़ीवाला जी को कृपया आए और हम सभी के बीच में अपने शब्दों से सभी का स्वागत करें। आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। भारत माता की वणक्कम। थैंक यू मैम। मंच पर उपस्थित भारत की फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, हमारी राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर जी, प्रदेश के महामंत्री शरवण जी बगड़ी, हमारे प्रोग्राम के सह संयोजक विमल जी कटियार, सुरेश जी गर्ग और नरेश जी पारिक और मीडिया के प्रभारी प्रमोद जी वशिष्ठ साहब और यहाँ पर पधारे हुए जयपुर की सभा सभी डिग्निटरीज का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अब मैं मैम को एक, क्योंकि साउथ से है तो यहाँ पर भी ऐसा माहौल लगना चाहिए ना कि भाई साउथ इंडियन में भी कोई बोल सकता है, तो एक लाइन मैम के लिए हमने बनाई है। राजस्थान यंगल नीति अमेचर तिरुमति निर्मला सीतारमण वर्वेरी किंडर आरगले वालते किरो। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब वो एक्सेंट को नहीं ला सकते मैम, लेकिन फिर भी बहुत कोशिश करी रात को 2 बजे कि भाई एक सेंटेंस तो बोलना ही है मैम के सामने। एक बार जोरदार तालियां मैम के लिए।
हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया की इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हमारे बीच है, और शायद मैं ऐसा मानता हूँ कि 98% लोग पहली बार हिंदुस्तान की फाइनेंस मिनिस्टर को लाइव देख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तालियों में ऐसा लगना चाहिए, बैंकों को फील कराए हम कि खाली बिल्कुल। आज हम सभी के लिए बहुत ही खुशी का मौका है कि हमारे बीच हिंदुस्तान की मोस्ट पावरफुल वुमेन और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी मौजूद है। हम सभी उनका पिंक सिटी एवं गोविंद की नगरी में हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। As we all know, Nirmala Sitharaman ji contribution and commitment to public service and expertise in key policy making makes her a respected leader both on national and international platform. तालियां बनती है। आज दुनिया की हस्ती से मिल रहे हैं हम, आज हिंदुस्तान की हस्ती से नहीं मिल रहे हैं। हमें मालूम है कि मैम जब पार्लियामेंट में अपने पॉइंट्स रखती है तो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स रिप्लाई देने की पोजीशन में भी नहीं होते हैं, और मैम के हाँ देखते रहते हैं। कभी मैम मुस्कुरा के बोलती है, कभी एग्रेसिव बोलती है, कभी साइलेंट रहकर जवाब देती है। तो अपोजिशन वालों को समझ में नहीं आता कि हम क्या बोलें। आज अष्टमी का पावन दिन है और ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे बीच साक्षात मां शक्ति की प्रतिमूर्ति विराजमान है और हम सभी को उनका आशीर्वाद मिल रहा है। मैं एक बार बस अंत में, क्योंकि हम सभी मैम को सुनने के लिए बेताब हैं, उत्सुक हैं, जाने के पहले आज मैम के साथ अच्छे से फोटोशूट ले लेना। बाद में जब दोबारा से फाइनेंस मिनिस्टर बन के आएगी तो इनको समय नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी का जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का ड्रीम है वो यही बहुत जल्दी पूरा करने जाएगी। इसलिए आज जो मौका है वो गंवाना नहीं है। और अंत में, परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच, वेलकम है आपको सुनने के लिए। सब लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं, वेलकम। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप सभी के बीच में, क्योंकि टाइम इज वेरी शॉर्ट, तो कृपया करके एक जगह खड़े हो जाए। मैं ऑर्गेनाइजेशंस का नाम भी बोल देता हूँ। सबसे पहले लघु उद्योग भारती से हमारे जो आए हुए हैं वो एक क्वेश्चन अपना पिकअप करना चाहते हैं। सर थोड़ा शॉर्ट में क्वेश्चन बोलिएगा जिसको सबको पूछने का मौका मिल जाएगा। थैंक यू। नमस्कार, मैं इंद्र खुराना, उपाध्यक्ष राजस्थान। राजस्थान का दुर्भाग्य रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में यदि बिजली की रेट थी तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में थी, और पेट्रोल और डीजल की रेटें थी तो पिछले शासन में वो राजस्थान में थी, जिसके कारण जो उद्योग जिनका बिजली लगती है वो राजस्थान में पनप नहीं पाए या कैपिटल। तो भारत सरकार द्वारा ऑलरेडी डायरेक्शन दिए गए हैं कि 1 नेशन 1 ग्रिड 1 टैरिफ, और गैस में अपने ये पॉलिसी लागू करी है पूरी साहब ने। तो ये पॉलिसी जल्दी से जल्दी कब इम्प्लीमेंट भारत सरकार इसको कर सकती है जिससे कि एक टैरिफ रहे और पूरे भारतवर्ष में सबको समान रेट पर मिल सके। दूसरा, यदि कहीं ट्रांसमिशन के कुछ एक्सपेंसेस किसी के हैं, जैसे राजस्थान में 35 पैसा कहते हैं ट्रांसमिशन का है, लेकिन सरकार सोलर में ₹1.31 देती है, तो एक लिमिट कर दी जाए कि साहब 10% से ज़्यादा कहीं पर भी यदि नेशनल ग्रिड से एक रेट दी, उस पर यदि इस तरह का कोई सरकार के आगे क्या योजना है इस पर एक प्रकाश डाल सकें। दूसरा पॉइंट हमारा जो जीएसटी से रिलेटेड है, जीएसटी में जिन यूनिट के पास इनपुट क्रेडिट ज़्यादा रहता है और उनकी सेल भी नहीं है और नियमानुसार वो क्रेडिट मिलता भी नहीं है, तो इनकम टैक्स वाले क्या करते हैं, वो बुक्स में यदि आपके इनपुट क्रेडिट आता रहता है, आपका एक्यूमुलेट हो गया, इनपुट क्रेडिट ज़्यादा हो गया,
तो कहते हैं कि साहब ये तो आपको मिल रहा है उस पर वो इनकम टैक्स लगा देते हैं। इसमें क्या जो उद्योग है उनके लिए क्या सहूलियत उनको मिल सकती है इस लो पर यदि आप बिजली के विषय में बहुत सारा चर्चा हो रही है, देश भर का हर स्टेट का इनपुट भी मिल रही है उसमें। नया सरकार बनाने के बाद थोड़ा उसमें विस्तार से डिस्कशन भी चलना है और कितने स्टेट इसमें सहमति बनेंगे उसके हिसाब से कब इम्प्लीमेंट होगा क्या है उसके विषय सामने आएगा। सो उसमें अभी इस मौके पर मैं उससे ज्यादा बोलना शायद उचित नहीं होगा। दूसरा, जीएसटी के विषय में बहुत सारे ऐसे इनपुट्स आ रही है। सप्लायर के ऊपर जो विषय है उसका भी बायर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना, सप्लायर टैक्स नहीं पे करता है फिर बायर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे सब विषय में जीएसटी काउंसिल ने चर्चा करने के बाद ही एक निर्णय लिया है, मगर उस निर्णय से दूसरे तरीके के परिणाम बिजनेसेस के ऊपर आ रही है, प्रेशर भी आ रही है और उनको ये माना जाता है कि दिस इज नॉट फेयर ऑन मी, वो कुछ गलती कर रहे हैं फिर मेरे ऊपर। ये सब हमें शिकायत भी सुझाव भी पहुंचा है। सो जब नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल ऑब्वियसली चुनाव के बाद ही मीट होंगे, उसमें ये सब चर्चा में आएंगे और काउंसिल उचित निर्णय लेगा, ऐसे मेरा उम्मीद है। थैंक यू मैम। अब मैं ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी नीरज लोनावत जी को बोलूँगा। मैम आपको बता दूँ, ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर जो है 97 ईयर ओल्ड है और दुनिया की सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। नमस्कार मैम, जैसा राजू जी ने बताया, हमारा ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का कलर स्टोन्स का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर का कलर स्टोन्स का। हम लोग करीब 2 लाख लोग इंडायरेक्ट हमारे से जुड़े हुए हैं और करीब 8,000 हमारे डायरेक्ट मेंबर्स। वैसे जो इंडिया की इकोनॉमी है उसमें जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर का योगदान आप जानते होंगे, काफ़ी बड़ा योगदान है। हम लोग काफ़ी बिजनेस लगातार बढ़ते रहे हैं पिछले सालों से। कुछ छोटी छोटी समस्याएं हैं, मुझे उम्मीद है आपके लिए तो बिल्कुल ईजी हो सारी समस्याएं, तो आप कभी भी उसका समाधान कर सकते हैं। जैसे सबसे पहली मेरी जो प्रॉब्लम है वो 43BH को लेकर है। अभी पिछले 1 साल पहले काफ़ी चर्चा हो रही है पिछले काफ़ी टाइम से इसकी 43BH की, कि जो MS जो माइक्रो एंड स्मॉल यूनिट्स हैं मैन्युफैक्चरिंग की, उनके पेमेंट्स आपको 15 से 45 डेज के अंदर अंदर करने होंगे, जो भी उनसे परचेज कर रहा है उनको। अब जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये आ रही है कि हम लोगों का जो बिजनेस नेचर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जेम्स और ज्वेलरी 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। मैं दोनों 1 मिनट में आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जो जेम्स सेक्टर जो है वो सारी दुनिया से रफों को परचेज करके यहाँ इंडिया लेकर आता है और यहाँ उसको प्रोसेस करता है। तो रफ प्रोसेस होने का जो समय है वो भी कम से कम साल भर का होता है और फिर उसके बाद उसकी सेल्स होती है अलग अलग जगह पर, मतलब टुकड़े टुकड़े में सेल्स होती है। तो रिकवरी इतनी स्लो है उसमें कि इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। इसी तरह से ज्वेलरी के अंदर है कि ज्वेलरी बनती है, बन करके मार्केट में जाती है। आप तो खुद लेडी हैं तो आपको मालूम होगा कि जब आप 100 सेट्स देखती हैं ज्वेलरी के, तब आपको एक पसंद आता है उसमें से, बाकी 99 नेक्स्ट कस्टमर का वेट करते हैं। तो इसमें प्रैक्टिकली हम लोगों को रिलैक्सेशन मिलना चाहिए जेम्स एंड ज्वेलरी वालों को कि 43BH का हमारे को एग्जम्पशन दिया जाए या जो भी उसमें हमारे को रिलीज दिया जाए वो होना चाहिए। दूसरा, हमारे अभी आजकल शिपिंग की प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे इस कोविड के बाद से लगातार हमारे जो शिपमेंट इंडिया से जाते हैं उसमें 10 दिन का पहुँचते हैं। आप अगर मान लीजिए हांगकॉन्ग से थाईलैंड की बात करें तो 1 दिन में शिपमेंट पहुँचता है, USA से हांगकॉन्ग की बात करें तो 1 दिन में ओवरनाइट डिलीवरी होती है। लेकिन हम लोगों का जो बिजनेस है सर्विस से बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। अगर हमें 2 या 3 दिन की डिलीवरी तक का भी इंतजाम हो जाए तो डेफिनेटली वी कैन डू डबल बिजनेस।
इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि जो जयपुर पोर्ट से डायरेक्ट जो फ्लाइट्स कोविड के पहले हुआ करती थी, जो कार्गो लेके जाती थी, वो अभी अवेलेबल नहीं है। यहाँ कस्टोडियंस की भी कुछ प्रॉब्लम है। हम लोग कई बार यहाँ के जो भी लोग कस्टम्स वाले हैं उनसे कई डिस्कशन कर चुके हैं हमारे एसोसिएशन के लेवल पे, लेकिन कोई सोल्यूशन अभी तक नहीं हुआ। तो मैं ये चाहूँगा कि आप जल्दी वापस गवर्नमेंट बनाने वाले हैं और वापस आप फाइनेंस मिनिस्टर बनने वाले, तो हमारे लिए थोड़ा सपोर्ट करिए। एक हैंड कैरी पार्सल और है, पहले हमारा जाया करता था, अब आजकल जाना बंद हो गया। वो इसी से जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट्स चालू हो जाएगी तो हैंड कैरी पार्सल भी चालू हो जाएगा और उससे रिलेटेड ही प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप दोनों विषय में मुझे सुझाव भेजिए। मैं जुलाई बजट तैयार होने के समय जो भी वित्त मंत्री हो, मैं प्रिज्यूम नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं नेक्स्ट विकी फ्लो से अलका पत्रा जी है। थोड़ा प्लीज शॉर्ट में पूछिएगा प्लीज, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करिए, इतना टाइम नहीं है मैम के पास। Welcome, ma'am. You are our role model. We are glad to have you in your big city. On behalf of Vicky Flow, we, Nita Bujraji, she is our past founder chair and past national president. She is also here. We are requesting for dedicated women entrepreneurship zone in the industrial area for the lady entrepreneurs from last so many years, which will help all lady entrepreneurs to come up and of course contribute to the economy. Apart from that, my Nita ji also have something to say. Thank you so much, ma'am, for this opportunity. A very warm welcome to you to the big city, Jaipur. गुलाबी शहर जयपुर में आपका तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन. We, as just told you, I'm Nita Bujra, the founder chairperson of Vicky Flow Jaipur and the only national president of the organization from Rajasthan, and next Sipahi भी हूँ मोदी government. So, ma'am, we request along with this dedicated entrepreneur part also for women entrepreneurs with common incubator facilities and all, जिसमें कि हम एकजुट होकर के काम कर सकते हैं, जिसमें सारी फैसिलिटीज हमारे लिए हो भी, और साथ में एक हम MSME की तरफ से आपको रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, पेपर लेस क्रेडिट लिंक्ड capital subsidy for women entrepreneurs would be a really boon for all of us, and that is what I request you, ma'am. For the first suggestion, ma'am, you should actually work with the state government and send us a proposal. Yes, we've been sending it, ma'am, every year. So unless you have a kind of understanding from the state government that they are willing to give an enclave which can promote women entrepreneurship, there's no point in the sector coming into it. Chahe double engine government, whatever be it, it just institutionally that's the rule. So you may want to work on that. And this particular suggestion, ma'am, you've given me, you can also send it in writing to me. Let's see how we'll take it up in the next budget. And ma'am, one more thing, you are an inspiration, a role model for all of us. Thank you. आपकी कर्तव्य निष्ठा, आपकी समर्पण, आपके डेडिकेशन, आपके कमिटमेंट, आप सबके लिए हम सबके लिए रोल मॉडल. Thank you so much, Raju ji. Many compliments to you. Thank you so much for this opportunity. Steel industry से Mr. Sushant Gupta. Short में पूछिए please, time is very less. Good afternoon, respected ma'am. Myself Sushant Gupta from Steel Fraternity. I've got a very simple question from entire MSME industry. All nationalized banks who are giving loans to MSME is on EBLR, which is 50 basis points more expensive than MCLR, in which mid-cap and large-cap lies. My request to you, because the government thrust right now is a lot on MSME industries, so if this issue can be taken in a much competitive manner, wherein MSME can rejoice EBLR at a much cheaper price than MCLR, it would give really a good boost, not just to the MSME sector, but to the entire country, and also it would add a lot of advantage to the GDP, because just now in your speech also you mentioned that you would also want all MSMEs to come up and take more loans. So this was happening 2 years back, but last 2 years this has stopped. So this is my sincere request, if you can have a look into it. Thank you. Let me ask you a question. Is it the same when you go through the SIDBI to get your loans?
Ma'am, even SIDBI, like we are banking with SBI. That's okay. You might be banking with SBI, somebody with Punjab National Bank, somebody else with Central Bank, and somebody else with some other bank. Right. I'm asking you a pointed question. Small Industries Development Bank of India Yeah. directly lends to the MSMEs. Yes. I'm asking a question because I don't know. I want your input. The interest rates are a little higher. Higher than the banks? Yes, ma'am. And is it easily accessible or not? It is easily accessible, but the interest rates are higher. Because they are also present in MSME clusters. They understand your cash flow. Yes. And work together with you on that scope. Yes, but it doesn't make a difference. No, ma'am. They are expensive. All right. Thank you. गारमेंट एसोसिएशन से पवन जी लश्करी और कौन पूछना चाह रहा है? पवन जी से माइक Madam, we are basically traditional hand block printing units. When we do everything by hand, it takes a lot of time, say like 4 months, 5 months to develop a thing for a bedsheet, for a sari, or for a dress material. But this 45 days MSME payments, it creates a lot of headaches because we are not so big in forms. Of course, millions of workers are working in this industry. But still today we are handcrafted, hand-oriented units. If this law keeps on, it will hurt a lot of for our But industry. you're also small. Only is one. You're only small. And you don't want payments within 45 days. Madam, can't afford. I'm asking you as a seller. Sure. Thank you. If you will have to sell your products, somebody who buys from you doesn't pay you in 45 days. No, madam. 1 minute, let's finish. In India, बोले भैया मैं आपसे समझने के लिए प्रश्न पूछ रही हूँ। आप एक चीज सेल कर रहे हैं, आपसे खरीदने वाले 45 डेज के अंदर आपको पेमेंट नहीं करते हैं, मान लीजिए ऐसे, ठीक है? जी। आपको परवाह नहीं, आपको ठीक लगता है? अगर आपको ठीक लगता है मैं उस इनपुट को भी ले लेती हूँ। मैडम नहीं लगता लेकिन हमारी मजबूरी है। नहीं, वो आपकी मजदूरी अलग विषय है भैया, एक मिनट, क्योंकि ये कानून जो 45 डेज के अंदर आपके पेमेंट जो आपको मिलना चाहिए मिलना ही है, आज का नहीं, हमारा बजट का नहीं, मोदी सरकार का ही नहीं, पिछले 10 साल का नहीं जी। ये 2008 से है, एमएसएमई कानून में ये अंकित है। मैडम एक्सपोर्ट करते हैं। एक मिनट, अचानक क्योंकि एमएसएमई लोग बोल रहे हैं कि हमारे पेमेंट नहीं आता है 45 डेज के अंदर, हमने पिछले बजट में एक छोटा सा प्रावधान दिए, मगर 2008 से एमएसएमई कानून को उल्लंघन कर रहे हैं हम सब साथ बैठ करके, ये भी हम पहले मान लें। We are violating the MSME कानून, and तब से किसी का शिकायत नहीं था भाई। All of us are violating. Very good, very good. MSME people themselves came to tell me this, and as a result, we made a small amendment. We have not denied anybody anything. हम सिर्फ ये बात बोले कि जिस समय आप पेमेंट कर रही हो MSME को, तब तो आपका टैक्सेशन में इसका एक्सपेंडिचर के नाम में दिखा करके यू डोंट हैव टू पे टैक्स। हम 45 डेज भी नहीं बोले, उस साल में पैसा पेमेंट करो, फिर आपके अकाउंट में दिखाओ, फिर टैक्स का बेनिफिट लो, क्योंकि एक्सपेंडिचर में आ जाता है, उतना ही किया है। That is all right, but shipping takes like 45 days. No, that's all right. You decide among your own MSME and tell me that you're all right for me to go back to the original situation. 45 days में नहीं मिलेगा आपको, वो ठीक है तो आओ। Especially textile industry. ये नहीं चलेगा, सॉरी, मैं सिर्फ आपको एक जवाब दे रहा हूँ, ये नहीं चलेगा कि एक सेगमेंट आप करके एक बोले, दूसरे सेगमेंट आप करके दूसरा बोले। आपका पूरे जो भी सुझाव हो उसको मानने के लिए हम तैयार हैं। आपके सुझाव के अनुसार हमने चेंज किया। 2008 से वायलेशन हो रही है। आप ही तो बोले कि पेमेंट भी नहीं हो रहे, आप डबल बेनिफिट ले रहे हो।
पेमेंट नहीं किया मगर उसमें फायदा उठा रहे क्योंकि वो एक्सपेंडिचर के नाते दिखा दिया। हम इतना ही कि सिर्फ ये बोले जिस साल आप पेमेंट कर रहे हो उस साल टैक्स का बेनिफिट लो। गलत है क्या? मॉरली इनकरेक्ट है क्या? अरे जिस साल आप पे रहे हो, मैं 45 डेज में बोल रही हूँ। मान लो अगस्त में हमने ट्रांसैक्शन किया, मार्च 31 में हमें करो भाई, पूरे 7 मंथ्स के बाद में करो, दिखाओ। हम भी कानून को है, कानून एमएसएमई में आई एम लुकिंग द अदर वे एंड से नहीं 45 डेज में ही उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। ये भी अभी लग रहा है कि नहीं, अगर पूरे एमएसएमई लोग बैठ करके मुझे बोलो कि ऐसे बदलो, मैं बदलने को तैयार हूं। मगर ये नहीं हो सकता है कि 10% कुछ बोले, दूसरा 10% उसको कॉन्ट्रडिक्ट करे, सरकार बीच में फंस जाए। Very good. 1 minute, please. Mr. Alok Bansal, साड़ी एसोसिएशन से है और दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। माइक लीजिए प्लीज। मैं राजस्थान कपड़े साड़ी एसोसिएशन से हूँ एंड मैं पवन जी की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा बिकॉज दिस रिलेटेड फील्ड वी और जो हमारे लोग हैं वी आर 12,000 मेंबर्स और करीब 15 लाख रोजगार उपलब्ध कराते हैं। सबसे पहले तो मैं जो आपने बात कही है अपने टाइम में उसके लिए धन्यवाद दूंगा कि कोविड के टाइम पे 20% मोरेटोरियम दिया था, उसका बहुत बेनिफिट मिला एमएसएमई को, बहुत बेनिफिट मिला। 30%, 80%। एनीवे, और मगर अब उसके बाद मैं इस बात पे आता हूँ, पवन जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ। इस कानून में कानून की भावना बहुत अच्छी है, आपने बहुत बढ़िया ढंग से लागू किया, मगर 3 महीने हमारे ट्रेड में बिल्कुल व्यापार जीरो हो गया। लोगों ने जनवरी से हमसे माल खरीदना बंद किया और जनवरी से लेकर मार्च तक उन्होंने मीडियम से माल लिया। आपने जो बात कही कि एज अ मैन्युफैक्चरर, एज अ सेलर मेरी बात करें तो यस आई वॉज हैप्पी विद द लॉ, बट उसके जो रिजल्ट आया वो बहुत खराब आया। मेरे से मेरे मेंबर्स जो भी एमएसएमई मेंबर्स हैं, माइक्रो और स्मॉल, उनसे हमारे बायर्स ने जनवरी से लेकर मार्च तक एक चिंती भी नहीं की और दे सेड कि नाउ वी विल गेट बिल्ड इन 1st of April। 3 महीने तक उन्होंने वो माल मीडियम मैन्युफैक्चरर से या नॉन एमएसएमई से लिया। So this was a very big loss। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो 3 महीने तक दूसरे से उससे मीडियम से माल लेने के बाद वापस अपने ना हमारे पास आ गए, वो वही सेट हो नहीं। देखो व्हाट इज योर सॉल्यूशन टू मी? सरकार इसमें बीच में क्यों दोषी जैसे ठहराना है? आई एम नॉट डन एनीथिंग ऑन माय ओन। नो नॉट योर सजेशन, नॉट एट ऑल। हम दोषी नहीं कह रहे, मैं कैसे किया कि आपकी भावना बहुत बढ़िया है, बट नहीं वो बात ना कहिए। व्हाट सजेशन इज फॉर यू? व्हाट सजेशन इज फॉर यू? नहीं, 1 मिनट जी, 1 मिनट, मैं पूरा आपको सुनूंगी मगर मेरा हिंदी कमजोर है इसलिए बीच में रोक रहे हैं। ओके, भावना अच्छा है, ठीक है, बाहर किसी का भावना ठीक नहीं है ना, फिर कोई और बाहर जो बिजनेस कर रहे हैं उनका भावना शायद ठीक नहीं है, शिकायत उन पर होना चाहिए, आपका भी मेरा भी। अरे आपका भावना ठीक नहीं है भाई, मुझे ऐसे लग रहा है जी, क्योंकि जो हमने किया 2008 से जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सुझाव एमएसएमई से जो मिला उसके अनुसार हमने किया। भावना ठीक है, भावना ठीक है, मगर मैं पूछ रही हूँ ये कौन लोग हैं कि कानून में भावना भी सही होने के बावजूद भी कुछ और कर रहे हैं, मगर दोबारा यही सेक्शन हमें बोलता है कि आपकी भावना ठीक है मगर एक गड़बड़ हो रही है। अरे भाई, आपके सुझाव से ही मैंने किया ना,
सो भावना जो मेरा सही है, आपका सही है, मगर दूसरा का सही नहीं है, उनसे हम प्रश्न पूछेंगे भाई इधर कोई है जो इनके रेफरेंस में बोल रहे हैं कि जिनका भावना सही नहीं है, जो 45 डेज छोड़ो उस फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट करना नहीं चाहता है, मैं उनका भी सुनूंगी। और नया सरकार आने के बाद आपको भी वो 45 डेज मांगने वाले को भी, जेम्स एंड ज्वेलरी वाले जो सुझाव दिया उनको भी, एक्सपोर्ट बिजनेस करने वाला उनको भी बिठा करके मैं इसका सॉल्यूशन निकालूंगा। मगर ये नहीं हो सकता कि सबका एक राय निकल कर आया और एक कानून है उसको इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, हम सब मान रहे, मगर फिर भी कुछ करो तो हमें मंजूर। प्लीज कंटिन्यू। वापस मैं अपनी बात करता हूँ कि फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, पेमेंट की प्रॉब्लम 45 डेज से, जो कि मार्च एंडिंग में क्लोजिंग में, मार्च क्लोजिंग में जो बैलेंसेज आएंगे दे कैन नॉट बी मोर देन 45 डेज। सो दैट इज द प्रॉब्लम। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे, आई नो अबाउट माइग्रेटिंग, या आई नो द प्रॉब्लम्स ऑफ माइग्रेटिंग, तो उसमें वी वांट कि आइदर मेक इट फॉर सम 120 days or 90 days minimum. No, then the financial year doesn't need to. They want to pay in 90 or 120 days. 45 days is not acceptable. Yeah. So I'm saying That is our suggestion. no, 1 minute. Let me understand this. Yeah. So what happens to the payment that happens, let's say, in July or August? And what happens to the payment that you still have to do for that which you buy at 1st April, 1st May, 1st March? It will be paid. So what is It will be paid. there is, whether it is 45 days, whether it is 90 days, whether it is 120 days, there will always be a rollover to the next year. मानना है कि नहीं मानना है? But it is Tax is not a rollover. Tax is for each assessment year. So I don't know what is the answer you want from me. You may want to give me your sujav, Yeah. and I will, whoever the finance minister is, will put it before everybody before the July budget. Let's see what happens then. Yeah. There is no way, if you use the same logic, that 45 days is not suitable, 90 and 120 days is suitable, within its financial year is not the issue. I am asking you, what happens to the purchases that you make in February or in 1st March? Doesn't it get rolled over to the next year? मैडम, जब लोगों की आदत खराब थी, अनलिमिटेड टाइम मिला हुआ था, तो एक बार उन्हें हम 90 और 120 डेज की आदत डालें और फिर आगे रिटर्न आफ्टर 2-4 years So say that. try to, हाँ, so please try to understand. It's not a try to understand business. I hear whatever is happening and respond accordingly. Thank you. I try to understand everything. Thank you. Understand करने के बाद पिटाई हो रही है. Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच मैम। अब क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसकी एक पूरी फाइल बना के मैम के जो किए हैं हम उनको दे रहे हैं। मैम दिल्ली जाकर उनके जरूर सबको जवाब भेजेंगी और थैंक यू सो मच। अब सुरेश जी घर को मैं इन्वाइट करता हूँ और धन्यवाद स्पीच के लिए। भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे बीच में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी पधारी हैं। उनका व्यस्ततम कार्यक्रम में वो राजस्थान आई। उनका वैसे कार्यक्रम दूसरी जगह था, लेकिन प्रमोद जी भाई साहब से हमने रिक्वेस्ट की कि भाई साहब ने एक उद्योगपति एवं व्यापारियों के लिए संवाद का एक कार्यक्रम रखें। तो प्रमोद जी भाई साहब की जो अपील है वो मैडम ने सुनी और वो हमारे बीच में आई। उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो पधारी। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर जी भी हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि वो भी इसी शेड्यूल में हमारे पास आए। हमारे प्रदेश के महामंत्री श्रवण बद्री जी, वो भी व्यस्ततम कार्यक्रम, क्योंकि अभी चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के बीच में वो यहाँ पे आए, उनके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। हमारे जयपुर पर्यटन की महापौर सौम्या गुर्जर जी यहाँ पे आए, उनके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे कार्यक्रम के संयोजक राजू मंगोड़ी जी वाले, सह संयोजक पारिक जी एवं विमल कटियार जी, आप सभी अलग अलग इंडस्ट्रीज से पधारे हुए, क्योंकि आज वर्किंग डे है। वर्किंग डे के अंदर भी आप लोग इतने लोग यहाँ पे पधारे,
इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज वर्किंग डे है, स्टॉक एक्सचेंज वाले लोग भी हैं, उनका वर्किंग रहता है, अलग अलग इंडस्ट्रीज का है, इंडियन लाइसेंस भी है, ज्वेलर एसोसिएशन, ये सभी का आभार कि आप लोग यहाँ पे पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। अब राष्ट्रगान के मैं सभी से आग्रह करूंगी, राष्ट्रगान के लिए सभी खड़े हो जाए। राष्ट्रगान